नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर। आप सभी लोग जानते हैं एनवीएस टीजीटी और एनवीएस पीजीटी के जो एग्जामिनेशन हैं आपको किसी भी वक्त देखने के लिए मिल सकते हैं और एनवीएस टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को होना बड़ा जरूरी है कि आप इन एग्जाम्स को कब दे सकते हैं, कौन कौन इन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कैसा इसका एग्जामिनेशन पेपर आता है या फिर कितनी एज के व्यक्ति इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके एनवीएस टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के बारे में। तो आइए चलते हैं बिना देर करे हुए। सबसे पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं आपके जो है इस एग्जाम के बारे में। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो एनवीएस एग्जाम में एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज रिलैक्सेशन और आपका एनवीएस एग्जाम कैसे पास करें, इस चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एनवीएस क्या है इसको समझिएगा पहले। नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस इसका फुल फॉर्म होता है नवोदय विद्यालय समिति, कंडक्ट द एनवीएस रिक्रूटमेंट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट सच एज टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल एंड द अदर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये जो परीक्षा है आप जो एनवीएस कंडक्ट कराता है वो टीजीटी एग्जाम्स के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और बहुत सारी क्लरिकल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये कंडक्ट कराता है। एवरी ईयर लगभग ये परीक्षा निकाली जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 इज रिक्रूटिंग फॉर द टोटल ऑफ 16 टीचिंग पोजीशंस। तो अभी रिसेंट में अगर हम बात करते हैं, जो एनवीएस का एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में अनाउंस हुआ था और वो 2023 में परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो अगला नोटिफिकेशन आपको पता है वो जल्दी ही आपका रिलीज होने वाला है, किसी भी वक्त 2024 में वो नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी एनवीएस के ऊपर बनाया था जहां पर मैंने एनवीएस में वैकेंट पोस्ट के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपको देना होता है, उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, फिर एक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट इन बोथ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर और रिटन मार्क्स को लेकर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है जिसके बेसिस पर सिलेक्शंस वहां पे किए जाते हैं, ठीक है भाई। अब चलिएगा किस तरीके से इसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस एक बार समझिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने कटिंग यहां पे लगाया है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी and the interview personal interaction put together. The NVS reserve the right to decide the cut-off marks in the written examination, CBT और interview, personal interaction और separately। यानी कि जो NVS है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करता है आपके कट ऑफ मार्क्स को कि कितना वो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड देयर स्कोर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, the notified post and the eligibility conditions of the applicant for the interview personal interaction shall be final and binding. No correspondence will be entertained this regard. However, in this case of the legal, तो मतलब कहने का प्रोसेस यही है कि आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी, इंटरव्यू प्रोसेस होगा और उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी जिसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और इसमें कट ऑफ मार्क्स कितनी होगी वो डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट इस परीक्षा को दे रहे हैं और क्या उनके स्कोर्स वहां पर बन रहे हैं। अब सवाल ये उठता है क्या आप लोग एलिजिबल हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर हम चलते हैं तो मैंने पूरा डिटेल में यहां मेंशन किया है ऑफिशियल पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मैं एक बार बता देता हूं। इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं। सबसे पहले आपने पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश को लेकर। पीजीटी हिंदी से अप्लाई करा है तो हिंदी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं। साथ के साथ में 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज। तो आपके साथ पास में जो आपका
जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है मास्टर डिग्री के साथ में, या तो आपने वो कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ के साथ में मास्टर डिग्री कर रखी हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में, ठीक है। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर होता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, वो क्या है? 4 साल का आपने कोई भी डिग्री कोर्स कर रखा हो विद द रीजनल कॉलेज, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड आपने कर रखा हो, तो उसमें आप एनसीईआरटी के द्वारा जो एफिलिएटेड होते हैं, 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। बैचलर डिग्री, बैचलर ऑनर्स डिग्री आपने कर रखी हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ में इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो 50% टोटल होने चाहिए उस सब्जेक्ट में और एग्रीगेट भी होने चाहिए। आपका कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रेक्विसाइट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर ऑफ द डिग्री कोर्सेज। कि आप अगर टीजीटी की बात करते हैं तो उसमें आपने जिस कोर्स से आपने अप्लाई किया है उसमें आपने कम से कम 2 साल तक ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी हो उस मेन सब्जेक्ट की जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। अब पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन या लैंग्वेज वाइज क्वालिफिकेशन यहां पे दी गई है भाई, फॉर टीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए यहां पे सब्जेक्ट वाइज 3 ईयर की डिग्री कोर्सेज उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली ही इसमें सिलेक्शंस होते हैं कि भाई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिट बैठता है तो ही आप अप्लाई कर पाते हैं। तो मैं कुछ एक छोटा सा एक मैथमेटिक्स का आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं। जैसे आप देखते हैं आपका टीजीटी मैथ्स के लिए, तो टीजीटी मैथ्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो मैथ्स में, ठीक है, अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने मैथमेटिक्स लिया हो ग्रेजुएशन में, अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए और मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, और फिजिक्स के साथ जो तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें क्या क्या है? केमिस्ट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, या स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है। In case of the universities which provide only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of the graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year. तो भाई बच्चे ने अगर टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो उसने फाइनल ईयर में एटलीस्ट आपका मैथ्स और फिजिक्स जरूर पढ़ा हो फाइनल ईयर में। अगर 3 सब्जेक्ट हैं आपके तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर में, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर ऑफ द कोर्सेज। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है मैथमेटिक्स से तो आपने पहले और दूसरे साल में ग्रेजुएशन के फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने स्टडी किया हो। टीजीटी साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीचे यहां पे मेंशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर सब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो आप जो है अगर फॉलो कर सकते हैं उनको, या आप फॉलो करते हैं या फिर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही आपका एसएसटी के लिए होता है, सोशल साइंस के लिए होता है। अब मैं बताता हूं इसमें और क्या क्या क्वालिफिकेशन है टीजीटी के लिए, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो टीजीटी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो डिजायर्ड नॉलेज होती है वो क्या क्या होती है। तो आपने सीटीईटी का पेपर 2 पास किया हो, ठीक है। तो सीटीईटी के पेपर 2 को पास किया हो तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं टीजीटी में। साथ के साथ में आपको आपके पास में बीएड का जो डिग्री है, तो बीएड का डिग्री आपके पास होना जो है नेसेसरी है वहां पर, ठीक है। बीएड का डिग्री होना नेसेसरी है, और साथ के साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में बात करना, बोलना, लिखना आना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज है, आपको किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में थोड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको वहां पर होनी चाहिए। तो ये इसमें कुछ डिजायरेबल नॉलेज होती है जिनके बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखिएगा एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं कि भाई आपके एनवीएस टीजीटी में क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, ठीक है, क्या क्या आपको तैयार करना है इसमें देखिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम हम एनवीएस टीजीटी और मिसलेनियस एग्जाम के लिए इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। देखो पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस आपका इसमें होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 10 नंबर का ही ये आपका आता है। फिर पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी आती है, 10 नंबर की 10 क्वेश्चन।
आपके पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर 10 क्वेश्चन, पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 10 नंबर 10 क्वेश्चन। फिर पार्ट 5 जो होता है ना वो डोमेन नॉलेज का होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज आपसे पूछी जाती है। जैसे कि डोमेन नॉलेज में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन होता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड द क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनईपी 2020 पर बेस्ड क्वेश्चन, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम पर क्वेश्चन होते हैं इसमें पीईटी के लिए। तो 80 नंबर का सब्जेक्ट डोमेन होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसमें 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाता है इसको करने के लिए। चलिएगा, अगर हम टीजीटी और मिसलेनियस टीचर की बात करें, पार्ट 6 इसमें क्या होता है, पार्ट 6 समझिएगा क्या होगा। अब पार्ट 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6 क्या है, लैंग्वेज वाला पार्ट है। पार्ट 6 में लैंग्वेज पूछी जाएगी आपसे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है। तो 10-10 मार्क्स के तीनों पूछे जाते हैं इसमें। और पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो 10-10 मार्क्स के ईच पूछे जाते हैं। कि नोट है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन द नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 40% मार्क्स इसमें आपको लेके आने होते हैं, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट नोट है कि पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ और ही सी फेल टू अटेन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पार्ट 6। अगर कोई बच्चा पार्ट 6 में फेल हो जाता है तो उसके पहले 5 पार्ट्स को चेक नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें अगर पास करना है तो लैंग्वेज वाले पार्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग, ये हमने जो दिया है पीजीटी का एग्जाम जो पैटर्न है वो मैंने दिखा दिया। ये पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है, सेम होता है बिल्कुल जैसे टीजीटी का होता है, बस इसमें सब्जेक्ट का जो लेवल होता है, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। सेम पैटर्न है जो हमने आपको अभी जस्ट डिस्कस करके बताया है। अब मैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो एज लिमिट देखिएगा, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मिनिमम 40 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम सॉरी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए मैक्सिमम 35 साल उम्र होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम 35 साल। पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मैक्सिमम 35 साल। म्यूजिक के टीचर के लिए 35 साल। आर्ट के लिए मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा बात करते हैं एज की रिलैक्सेशन की, कहां कहां पर आपको आयु में छूट दी जाती है। तो अगर आप वोमेन कैंडिडेट हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी मिसलेनियस किसी भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करें, 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं उसमें एससी एसटी को 15 साल का, ओबीसी को आपका 13 साल का और जनरल को 10 साल का दिया जाता है, ठीक है। नो एज बार इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द एनवीएस। अगर आप एनवीएस के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ये आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पे कर सकें भाई, ठीक है। तो चलिएगा, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल रही होगी, ठीक है। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचिंग वाला को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए, और डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल करके अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।